बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, सो आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली 3-4 छोटे-छोटे बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस करने हैं। और उनको मैंने इसलिए रख लिया कि मे बी आपको काम आ जाए आगे जाके। नेक्स्ट एक हमारा वीक लास्ट रहता है, उसके अंदर हम एक दिन रख लेंगे अपना थोड़ा सा रिवीजन। अगर आप लोग कुछ चीज़ करना चाहते हो डिस्कस, एक दिन फिर इसी तरह के कुछ छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स 10-15 मिनट के लिए हम कर लेंगे, ठीक है जी। तो आज का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करना है वो है वार्म अप। कि एक्सरसाइज से पहले जब हम वार्म अप करते हैं और एक्सरसाइज के बाद कूल डाउन भी हाँ, वो भी बड़ा ज़रूरी होता है। ज़्यादा हम वार्म अप की बात करते हैं, बट कूलिंग डाउन आफ्टर एक्सरसाइज दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो हम क्यों करते हैं या उसके क्या बेनिफिट्स हैं या क्यों करना चाहिए किसी को, ठीक है। तो जब हम बिफोर एक्सरसाइज वार्म अप करते हैं, आफ्टर एक्सरसाइज कूल डाउन करते हैं, तो वो एथलीट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। नंबर वन, एक तो ये कि उसकी इंजरी होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। नंबर वन, उसकी परफॉर्मेंस इनहेंस होती है। नंबर थ्री, उसकी जो रिकवरी है वो बेटर होती है, वो प्रमोट हो रही है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे एथलीट्स ये करते हैं कि जी क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें इमीडिएटली ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, तो हम वार्म अप को बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का कर देते हैं, या जी हम वार्म अप करते ही नहीं है, हम डायरेक्टली अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। तो दैट इज नॉट समथिंग गुड, क्योंकि उसकी वजह से एथलीट्स के अंदर इंजरी होने का चांस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आपका जो भी एथलीट है वो हमेशा, या इवन फॉर दैट मैटर आप जिम भी जब जाते हो तो आप हमेशा पहले थोड़ा सा वार्म अप करते हो, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपके मसल्स भी थोड़े से फ्लो में आ जाते हैं। इट बिकम्स ईजियर फॉर देम टू देन मूव टू एक्सरसाइज। अच्छा, वार्म अप नॉर्मली जो है 10 मिनट्स का वार्म अप जो है वो मोर देन इनफ होता है। अच्छा, कूल डाउन हम जितना वार्म अप करते हैं उससे हाफ ड्यूरेशन का हमारा कूलिंग डाउन का टाइम होना चाहिए। यानी लेट्स से अगर हम 10 मिनट्स का वार्म अप करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हमारी एक्सरसाइज कितनी देखिए कितनी इंटेंस होने वाली है, ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ। तो 10 मिनट्स का अगर हम वार्म अप करते हैं तो फिर 5 मिनट्स का कूल डाउन पीरियड जो है आफ्टर एक्सरसाइज दैट इज गुड है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है फ्लेक्सिबिलिटी का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स। सो जो हमने डिस्कस करना है दैट इज हाउ कैन आई और एन एथलीट इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। हाउ कैन एन एथलीट इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी होती क्या है बेसिकली? फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आपकी जो जॉइंट्स की मूवमेंट है, जॉइंट्स की मोशन है, उसकी रेंज क्या है, यानी किस हद तक आपके जॉइंट्स आपको मूव करना, आपकी मूवमेंट अलाउ करते हैं, दैट इज नोन एज फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। सो फ्लेक्सिबिलिटी किसी भी एथलीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रेट है। जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा एथलीट, उतना ही ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस एनहेंस होगी, उतना ज़्यादा उसके लिए बेनिफिशियल होगा। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एथलीट्स बेसिकली ऑल राउंड द ईयर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। बिफोर द सीजन, ड्यूरिंग द सीजन, आफ्टर द सीजन भी कर रहे होते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी अभी मैं बताता हूँ काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो अगर आप उसके लिए रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करते तो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी आहिस्ता आहिस्ता कम होते 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 बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हो जाती है। अच्छा, इट इज समथिंग वेरी कॉमन। अब जैसे आप लेट से अब फ्लेक्सिबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? आप लेट से क्रिकेट आप फील्डिंग कर रहे हो, तो अगर आपके पास बॉल दूर है और आपने जाके उसको डाइव करके बाउंड्री से रोकना है, सो उसके लिए आपको, अच्छा रबिया साजिद का क्वेश्चन, बेटा हम अभी लेक्चर डिस्कस करें, चलो मैं बताता हूँ अभी एंड पे आपको। अच्छा, हाँ, सो अगर आपने बॉल को डाइव करके रोकना है बाउंड्री तक जाने से, तो ऑब्वियसली अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बेटर होगी तो आप ज्यादा बेटर रिएक्ट कर सकते हो और ज्यादा बेटर डाइव कर सकते हो, और आपके चांसेस ज्यादा हैं कि आप बॉल को भी रोक सकोगे और अपने आप की इंजरी भी नहीं करोगे। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, मे बी आप बॉल को तो रोक सको, लेकिन एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जब आप उठोगे तो आपका क्या हुआ होगा? क्रैम्प हुआ होगा। अच्छा, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज रियली रियली इंपॉर्टेंट ट्रेट फॉर एनी एथलीट, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए एक एथलीट को ये चाहिए कि वो अपने वीक में कम से कम 4 सेशंस स्ट्रेचिंग की
वो जरूर उसके अंदर रखें, ठीक है। अदरवाइज ये है कि फिर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाएगी और इंजरी के चांसेस बढ़ते जाएंगे। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी 4-5 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स कौन कौन से मैं बता देता हूँ। नंबर 1 इज एज, नंबर 2 इज जेंडर, नंबर 3 इज एक्टिविटी लेवल एंड नंबर 4 इज जॉइंट एंड टिश्यू स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। अच्छा, अब पहले हम एज पे आ जाते हैं। एज, जैसे जैसे आप एज करते हैं आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है, ठीक है, क्योंकि आपके जॉइंट्स और जो टिश्यूज हैं वो उनका वेयर एंड टियर स्टार्ट हो जाता है। उनका जब वेयर एंड टियर स्टार्ट होता है तो उनकी जो एबिलिटी है टू अलाउ यू मूवमेंट्स, वो रेंज जो है मूवमेंट्स की, वो मोशंस की, वो कम होती जाती है, ठीक है। नंबर 2 इज जेंडर। जेंडर के अंदर ये है कि फीमेल्स generally tend to have more flexibility compared to males, और प्रॉबेबली उसका रीजन जो है वो मे बी स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस या उनके जो हार्मोनल बैलेंसेस हैं वो फेवर करते हैं, हार्मोनल जो लेवल्स हैं वो फेवर करते हैं ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। थर्ड है हमारा एक्टिविटी लेवल। अच्छा, जितना ज्यादा आप फिजिकली एक्टिव हैं उतनी ज्यादा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बेटर है। भाई इट्स वेरी सिंपल। हम जब डे 1 पे वॉक के लिए जाते हैं या जिम के लिए जाते हैं तो हम क्योंकि बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होते तो वापसी पे हमें हल्के से क्रैम्प्स आ रहे होते हैं, काफ्स में बहुत ज्यादा दर्द हो रही होती है। सो जैसे जैसे हमारी बॉडी हम कंटिन्यूसली एक्टिव रहते हैं, हमारी बॉडी जैसे जैसे फ्लेक्सिबल होती जाती है वैसे वैसे हमारा वो जो पेन है वो कम होता जाता है और हम ज्यादा यूज्ड टू होते जाते हैं, ठीक है। अच्छा, माइलेज कहाँ से बढ़ाने? बेटे मैं खुद से बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए मैंने बुक क्या पेज नंबर नहीं बताया। बस ये कुछ 3-4 कॉन्सेप्ट्स थे जो मैंने देखा था कि ऐसे मैंने निकाले कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं खुद से बढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, फिर 4th नंबर पे था जॉइंट एंड टिश्यू स्ट्रक्चर्स। अच्छा, जॉइंट एंड टिश्यू स्ट्रक्चर्स का ये है कि जैसे जैसे एथलीट्स एज करते हैं तो उनके जो जॉइंट्स हैं और सराउंडिंग टिश्यूज हैं वो रिजिड होते जाते हैं, उनकी इलास्टिसिटी कम होती जाती है और जो रेंज ऑफ मोशन है वो उनका कम होता जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी दैट विल रिजल्ट इन फिब्रोसिस, ठीक है। फिब्रोसिस क्या होता है? फिब्रोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आपका जो मसल फाइबर है वो कम होता जाता है और आपका जो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू है वो मसल फाइबर को रिप्लेस करता जाता है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। फिब्रोसिस क्या कंडीशन होती है? जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है ना, आपका फिब्रोसिस का प्रोसेस ज्यादा होता जाता है। फिब्रोसिस कैसी कंडीशन होती है? फिब्रोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे आपका जो मसल फाइबर है वो कम होता जाता है और आपका जो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू है वो आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होता है, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करी होती है। अच्छा, अब फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे मैंने बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें स्ट्रेचिंग कितनी करनी है रेगुलरली 4 टाइम्स एटलीस्ट पर वीक। स्ट्रेचिंग 2 तरह की होती है, एक को हम कहते हैं एक्टिव स्ट्रेच और एक को हम कहते हैं पैसिव स्ट्रेच, ठीक है। बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है दोनों में। एक्टिव स्ट्रेच वो वाला स्ट्रेच होता है जिसके अंदर एथलीट डायरेक्टली अप्लाइज द फोर्स फॉर द स्ट्रेच, यानी एथलीट ने स्ट्रेचिंग करनी है और वो स्ट्रेचिंग के लिए जो फोर्स है वो खुद लगा रहा होता है, ठीक है। जैसे आपने जिम में अगर देखा हो कि जब बैठ के हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, तो वो राइट और लेफ्ट साइड से उनकी वो स्प्रिंग को स्ट्रेच करे होते हैं, एथलीट खुद उसको सारी फोर्स डायरेक्टली अप्लाई कर होता है, उसको हम कहते हैं एक्टिव स्ट्रेच। ऑन द अदर हैंड पैसिव स्ट्रेच क्या होता है? पैसिव स्ट्रेच वो वाला स्ट्रेच होता है जहां पे जो फोर्स है वो दूसरा बंदा लगाता है एथलीट के लिए। जैसे जब हम शोल्डर्स कर रहे होते हैं और हमारे शोल्डर्स के लिए समटाइम्स ये होता है कि असिस्टेंस के लिए फोर्स जो उसकी है वो कोई हमारा जिम ट्रेनर या दूसरा बंदा हमें कि वो हेल्प कर रहा होता है उसमें, तो उसको कहते हैं पैसिव स्ट्रेच। यानी सिंपल डिफरेंस ये है कि एक्टिव स्ट्रेच में आप सारी फोर्स डायरेक्टली खुद अप्लाई कर रहे हो एंड ऑन द अदर हैंड पैसिव स्ट्रेच के अंदर जो फोर्स है वो मेनली आपका
आप असिस्टेंस से वो फोर्स अप्लाई करें, ठीक है जी। तो ये है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, थर्ड जो हमारा है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। 3-4 मेजर बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज रादर कहना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज से जो भी हमें बेनिफिट्स मिले हैं वो सिर्फ और सिर्फ तब मिलते हैं जब हम रेगुलरली उसको करते हैं। जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करते बल्कि इनकंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, उनको ये बेनिफिट्स बहुत ज्यादा नहीं मिल रहे होते, ठीक है। तो क्या बेनिफिट्स हैं रेगुलर एक्सरसाइज करने के? फर्स्ट वन इज रिड्यूस ब्लड लिपिड्स या इंप्रूव लिपिड प्रोफाइल्स, आप कह सकते हो। जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं उनका एलडीएल रिड्यूस होता है, एचडीएल इंप्रूव होता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल इंप्रूव होता है, इसी तरह जो रेशियो है एलडीएल टू एचडीएल वो इंप्रूव होता है, प्लैक फॉर्मेशन होने के चांसेस कम होते हैं। और इसके अंदर जो हमने रिसर्चर्स ने ज्यादा कंक्लूड किया है वो ये है कि एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस का ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट है कंपेयर टू रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो यानी ऐसे लोग जो जिनको हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया हो या हार्ट के इश्यूज हो, so they should be going more for endurance exercises compared to resistance exercises, ठीक है। ये हो गया। नंबर 2, रिड्यूस ब्लड प्रेशर। अच्छा, जो लोग, अब हमें बहुत एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता कि क्यों एक्सरसाइज से आपका ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है, लेकिन जो ज्यादा प्रेफर्ड थ्योरी है वो ये है कि जब आप एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं तो आपकी वास्कुलर रेजिस्टेंस कम होती है। वास्कुलर रेजिस्टेंस सिंपली ये होती है कि जो रेजिस्टेंस ब्लड फ्लो करते हुए मिलती है ब्लड को आपकी ब्लड वेसल्स, ठीक है, उसको हम वास्कुलर रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जब आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी वास्कुलर रेजिस्टेंस कम होती है, यानी जाहिर है ब्लड को फ्लो करने में आसानी होती है। अच्छा, इसके अंदर ये है कि जो लोगों को मॉडरेट हाइपरटेंशन है उनके लिए बहुत प्रोनाउंस्ड, बहुत ऑब्वियस, बहुत अच्छा इम्पैक्ट है रेगुलर एक्सरसाइज का कंपेयर टू सीवियर हाइपरटेंशन। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर तो आपको सीवियर हाइपरटेंशन है तो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा शायद आपको हेल्प ना कर सके, लेकिन अगर आपको मॉडरेट हाइपरटेंशन है तो एक्सरसाइज आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिवली इफेक्ट कर सकती है। और सो मच सो कि आप 5 to 7 mm ऑफ एचजी बहुत आसानी के साथ, इससे भी इवन ज्यादा आप अपना ब्लड प्रेशर रिड्यूस कर सकते हैं। और इनडायरेक्टली ये कि अगर आप देखो, अगर आप मॉडरेट, जब आपको हाइपरटेंशन है वहीं पे आप अपनी रेगुलरली एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो तो उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेज पे तो प्रोग्रेशन हाइपरटेंशन की होगी, व्हिच इज समथिंग गुड फॉर यू। थर्ड बेनिफिट, खैर आपको पता है, ये वेट मैनेजमेंट में ज़ाहिर हेल्प करते हैं, लीन बॉडी में इसको आपको मेंटेन करते हैं। ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है उसको ज्यादा एफिशिएंट कर रहा होता है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है सेल्स की। जब इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है तो इसका मतलब है जो ब्लड ग्लूकोज, जो ग्लूकोज सेल्स में बहुत ज्यादा जा रहा था वो बहुत ज्यादा नहीं जाता। ज्यादा जाने का मतलब है ना, सेल्स में जब ग्लूकोज बहुत ज्यादा जा रहा है तो इसका मतलब है कि स्टोरेज में वो कन्वर्ट होने के उसके चांसेस आते हैं, तो वो काम नहीं होता, वो काम कम होता है। एंड लास्ट, आपके हार्ट हेल्थ के ऊपर इसके बड़े पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। आपकी जो पंपिंग एबिलिटी है वो हार्ट की बेटर होती है। फिर इसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड इजेक्ट होता है पर बीट वो इम्प्रूव होता है, यानी बहुत ज्यादा वहां पे डिले नहीं होता। फिर सर्कुलेशन बेटर होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बेनिफिट्स हैं एक्सरसाइज के। लास्ट जो हमारा छोटा सा हमने डिस्कस करना है दैट इज क्रैम्प्स एंड स्टिचेस। अच्छा, क्रैम्प्स तो खैर आपको पता है टर्म के क्रैम्प्स क्या होते हैं। क्रैम्प्स बेसिकली इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जो अच्छी खासी वो पेनफुल हो सकती हैं आपके लिए ड्यूरिंग एक्सरसाइज। और नॉर्मली ये हमारी लोअर बॉडी के अंदर होती हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर होती हैं। स्टिचेस ऑन द अदर हैंड क्या होते हैं? स्टिचेस क्रैम्प्स ही होते हैं, लेकिन स्टिचेस के टर्म हम एक्सक्लूसिवली यूज करते हैं अपर बॉडी के लिए। यानी जब प्रॉब्लम हमें लोअर बॉडी में होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो हम उसको क्रैम्प्स कहते हैं, जब अपर बॉडी में होता है तो हम उसको स्टिचेस कहते हैं। अच्छा, क्रैम्प्स और स्टिचेस की बहुत सारी कॉजेज होती हैं, तो हम क्विकली देख लेते हैं डिफरेंट कॉजेज और उनकी रेमेडीज हमें क्या करनी चाहिए। कॉजेज नंबर 1, अगर हम क्रैम्प्स या स्टिचेस की कॉज देखें तो इट कुड बी ड्यू टू डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के लिए कि ऑब्वियसली आपने इंश्योर करना है कि आप मैक्सिमम
एडिक्वेट फ्लूइड कंजम्पशन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज। नंबर 2 जो कॉज है जो स्टिचेस या क्रैम्प्स की, स्टैम्प्स कह रहा था मैं, क्रैम्प्स की या स्टिचेस की, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस। और उसके लिए आपने ये मेक श्योर करना है एज अ रेमेडी कि आप उसको रेक्टिफाई करने के लिए ऐसे बेवरेजेस कंज्यूम करो व्हिच हैव गुड प्रोपोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे आपका ORS हो गया, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स हो गए, या यू नो सिंपल वाटर में भी सॉल्ट एंड शुगर ऐड करके। नंबर 3 कंजम्पशन ऑफ अ लो कार्ब डाइट। जब आप बहुत लंबे अरसे तक करते हो तो उसके अंदर भी आपको क्रैम्प्स हो सकते हैं। तो उसमें फिर ये है कि आपने मेक श्योर करना है कि एज एन एथलीट आपकी 50 to 60% एनर्जी जो है इज कमिंग फ्रॉम द कार्ब्स। नंबर 4 फटीग मसल्स की वजह से आपको ऑब्वियसली क्रैम्प्स होते हैं। फटीग मसल्स क्यों होते हैं जी? पहली बात तो ये कि आप बहुत हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज बहुत लंबी ड्यूरेशन तक कर रहे हो। नंबर 2 आपकी अभी रिकवरी पूरी नहीं हुई पिछले सेशन की और आपने फटाफट से अगला सेशन स्टार्ट कर दिया, या एक मैच खेला फौरन आधे घंटे बाद आपका अगला मैच है, यू नो स्टफ लाइक दैट। या नंबर 3 ये भी हो सकता है कि आपकी फिटनेस लेवल्स ही बहुत लो हैं, ठीक है, तो इन सारी चीजों की वजह से फटीग मसल्स हो सकते हैं। तो इसके लिए जनाब आपने ये करना है कि ऑब्वियसली यू हैव टू इंश्योर कि एक एथलीट जो है वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के साथ एक्सरसाइज कर रहा है, प्रॉपर रेजाइमेंट को फॉलो कर रहा है। ये नहीं कि आज आपने आधा घंटे की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज की और कल आपने 4 घंटे की हाई इंटेंसिटी कर दी, तो फिर जाहिर है आपके मसल्स बहुत ज्यादा फटीग और आपको क्रैम्प्स। नंबर नेक्स्ट इज कंज्यूमिंग अ मील और स्नैक क्लोज टू एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज शुरू करने से जस्ट बिफोर आपने पहले कोई मील या स्नैक कंज्यूम किया, उससे भी समटाइम्स क्रैम्प आपको हो सकता है। तो उसमें ये है कि आप 30 to 60 मिनट्स पहले, जैसे हम हमेशा डिस्कस करते थे कि एम्पल टाइम आपने अपने बॉडी को देना है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और एक स्टमक भी आपका, ताकि एक यू नो एक कंफर्टेबल जोन के अंदर आ जाए। फिर ये हो सकता है नेक्स्ट कॉज कि कंज्यूमिंग अ मील और स्नैक व्हिच इज हाई इन फैट और प्रोटीन जस्ट बिफोर एक्सरसाइज। तो उसमें ये है, उसकी वजह से भी समटाइम्स क्रैम्प्स हो जाता है अगर बहुत फुल स्टमक है आपका। तो उसमें आपने ये करना है कि आपका जो लास्ट स्नैक है वो एक ऑब्वियसली हाई फैट ना हो, दूसरा प्रोटीन भी उसके अंदर मॉडरेट प्रोटीन हो, बहुत हाई प्रोटीन नहीं लेना। फिर नेक्स्ट कॉज कुड बी के सडन इंक्रीजेस इन इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज, कि अगर आपका एक्सरसाइज का इंटेंसिटी या ड्यूरेशन बहुत एकदम से आपने ड्रास्टिकली चेंज किया, उसकी वजह से हो सकते हैं। तो उसमें अगेन यही है कि आपने स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने एक्सरसाइज का इंटेंसिटी या इवन ड्यूरेशन इंक्रीज करना है। फिर एक और रीजन हो सकता है जो लोग क्रिएटिन सप्लीमेंट बहुत लेते हैं, क्योंकि जाहिर है कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो उसकी वजह से उनको क्रैम्प्स हो सकते हैं। तो डेफिनेटली वो सप्लीमेंट्स क्रिएटिन को अवॉइड कर लें कुछ अर्सा। लास्ट इनफ्रीक्वेंट पार्टिसिपेशन एक्सरसाइज, अगर आप बहुत ज्यादा रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करते तो फिर भी क्रैम्प्स होते हैं। आप जिस दिन स्टार्ट करोगे उसी दिन क्रैम्प्स हो रहे होंगे, तो उसका ये है कि आप रेगुलरली एक्सरसाइज करो 3 to 5 टाइम्स अ वीक, तो आपको क्रैम्प्स का प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, अब क्रैम्प्स बेसिकली 2-3 और पॉइंट्स इससे रिलेटेड, क्रैम्प्स या स्टिचेस से रिलेटेड, वो ये है कि जैसे ही आपको क्रैम्प या स्टिच फील हो, आपने इमीडिएटली अपनी एक्सरसाइज को टर्मिनेट कर देना है। इट्स समथिंग वेरी कॉमन, जब आप टेलीविजन पे भी देखते हो कोई फुटबॉल क्रिकेट का प्लेयर है, जैसे ही क्रैम्प होता है तो वहीं पे ग्राउंड छोड़ के चला जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये है कि आप मसाज करते हैं, फिजियो आ जाते हैं फटाफट से, फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं, ऑयलिंग हो सकती है, मसाजिंग हो सकती है, आइस की एप्लीकेशन करते हैं समटाइम्स, उससे बहुत बेटर हो जाता है, स्ट्रेचिंग करवाते हैं उससे बेटर हो जाता है। फिर इसी तरह से वो मैजिक स्प्रेज आते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर ये है कि आप प्रॉपर्ली अगर वेस्ट के ऊपर बेंड करें और एट द सेम टाइम आप अपना वो वाला एरिया जहाँ पे आपको क्रैम्प हुआ है उसको स्ट्रेच करें, तो उससे भी आपका क्रैम्प ठीक हो सकता है, ठीक है। अच्छा, लास्ट ये है कि क्रैम्प्स स्टिचेस बहुत सीरियस कोई मेडिकल कंडीशन को इंडिकेट नहीं करते, लेकिन अगर एक एथलीट को डेली बेसिस पे या एवरी अल्टरनेट डे के ऊपर क्रैम्प्स स्टिचेस हो रहे हैं, तो दैट मींस कि दैट इज समथिंग सीरियस, और वहां पे फिर उसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर को अपने जरूर दिखाना चाहिए। वो उसकी फिर कोई मेडिकल रीजन भी हो सकता है, ठीक है। वहां पे फिर आप उसको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है जी। सो दैट इज इट। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में हम इसी तरह के कुछ और छोटे छोटे मजेदार से बट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, और एक दिन फिर हम अपना रिवीजन करेंगे, ठीक है जी। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह।